हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के उन क्वेश्चंस को जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के अंदर पूछे गए हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ सके। साथ ही साथ यह जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम लोग पहले 5 मिनट में इसके बेसिक थ्योरी को देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे समझ में आ सके। आगे जो क्वेश्चंस आपको करना है वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आपका यहाँ पे हार्ड तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा गया है और सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका आने वाले समय में रेलवे का कोई पेपर है या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न का पता चलेगा कि अभी क्वेश्चन किस तरीके का पूछा यहाँ पे जा रहा है। आइए समझिएगा। अगर हम बात करें हाइट एंड डिस्टेंस की, तो इसमें सबसे पहला चीज जो आपको समझना है वह है आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है समझिएगा। कोण किसको बोलते हैं? दो रेखाओं का जो झुकाव होता है वह कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा यह है और दूसरा यह है, इसके बीच के झुकाव मापने का मैथमेटिक्स में जो व्यवस्था किया गया है यही क्या कहलाता है, यही आपका एंगल यानी कि कोण कहलाता है। जैसे दूरी मापने के लिए मीटर किलोमीटर का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से दो रेखाओं के बीच के झुकाव मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल का उपयोग करते हैं। अब आगे चलिए, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यानी किसी व्यक्ति का आंख यहाँ पे है, तो वह नेचुरली कैसे देखेगा? आप बोलोगे सर वह नेचुरली इस प्रकार से, यानी कि सामने देखेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु इस पोजीशन पर है, ठीक है, यहाँ अगर कोई वस्तु रख दिया जाए, अब वह कैसे देखेगा सर? अब वह अपने नजरों को ऊपर उठा करके देखेगा, यानी कुछ इस प्रकार से यह देखेगा। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे, यह व्यक्ति नेचुरली सामने देखता, लेकिन चूंकि वस्तु यहाँ पे था तो वह क्या किया, अपने नजरों को ऊपर उठा के देखा। तो इसी दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना, यही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है उन्नयन कोण। कहने का मतलब, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे आंखों के द्वारा जो कोण बनाया जाता है वह कहलाता है उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए कि हम नीचे हैं और टावर के शीर्ष पर कोई व्यक्ति चढ़ा हुआ है, तो अगर हम नीचे से टावर के शीर्ष को देखेंगे, यानी हमें ऊपर नजरों को ऊपर उठा के देखना होगा, तो हमारे आंख के द्वारा हमारे द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वह क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति छत पे है, हम नीचे से देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वह क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। आगे चलिए, अब हम लोग अवनमन कोण समझते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का आंख यहाँ पे है, ठीक है, और वस्तु इस जगह पे है, तो यह व्यक्ति जो है नेचुरली कैसे देखेगा, सामने, यानी कि इस प्रकार से देखेगा। लेकिन वस्तु यहाँ है, तो अब यह क्या करेगा, अपने नजरों को झुकाएगा और इस प्रकार से इस वस्तु को देखेगा। तो अब इन दोनों के बीच जो कोण बना, यही आपका क्या कहलाता है, यही जो कोण है यह कहलाता है अवनमन कोण, यानी इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनेगा वह कहलाएगा अवनमन कोण। जैसे मान लीजिए कि टावर के शीर्ष से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है, तो ऊपर से अगर नीचे देखेगा तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। छत से नीचे अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, उसके द्वारा जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो कई बार आगे चल के इन टर्म की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। आगे चलिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा। अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन अपने मन से खींच दे इस प्रकार से और यहाँ कोण बना दे, तो यह वाला जो कोण होगा, यानी कि यहाँ पे अगर थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका थीटा डिग्री का कोण बनेगा। तो फिगर बनाते वक्त हम इसके बजाय अगर इस तरीके से भी फिगर बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से फिगर बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझिएगा कि यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर क्यों होता है। तो यह आपका ज्योमेट्री का एक थ्योरी है कि दो समानांतर रेखा को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार से काटता है तो यह वाला कोण और यह वाला कोण एकांतर कोण हो जाता है, और एकांतर कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इस प्रकार से दो समानांतर रेखा इस प्रकार से एक तिर्यक छेदी रेखा हम बना दिए, तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम इस प्रकार से फिगर बनाए या इस लाइन के बदले इसके पैरेलल में नीचे एक लाइन खींच दे, तो यहाँ जो कोण बनेगा दोनों क्या होगा, आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ दो बात समझे हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या होगा, अवनमन कोण बनेगा। और क्या यहाँ पे समझना है, तो जब भी बात हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज बोलते किसको है, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा वह क्या कहलाता है, एक कोण 90 डिग्री होता है वह आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज।
तो अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी जो बचा कोण है, जैसे एक यह वाला हो गया और एक यह वाला, इन दोनों का योगफल भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है तो इसमें से एक 90 हो गया, तो बाकी बचा दोनों मिलाकर के कितना होगा आपका, 90 ही होगा। अगर मान लीजिए इस कोण को हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, तो आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का योग हमेशा कितना होगा। सर अल्फा प्लस बीटा का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या सभी ट्रायंगल में ऐसा होता है? नहीं, सभी ट्रायंगल में नहीं होता है। जिस ट्रायंगल में जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा उसके बाकी बचे कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा, तभी तो सब मिलाकर के 180 होगा। अब इससे क्या फायदा मिलता है समझिएगा, यह तो फिक्स हो गया। अल्फा और बीटा में से यानी इन दोनों में से अगर कोई एक कोण पता हो, जैसे मान लीजिए कि अल्फा का वैल्यू हम आपसे कहे कि यह हमारा 50 डिग्री है, ठीक है, यह 50 है, तो बीटा कितना हो जाएगा सर, दोनों मिलाकर के 90 है तो यह 40 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे हम कहे कि यह वाला कोण 60 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा, यह 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग आपका 90 होना चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें जो समझना है जरा ध्यान दीजिएगा उसको, एंगल क्या क्या मिलता है। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चलते हैं तो हमारे पास जो एंगल आता है, एक तो 45 डिग्री और दूसरा 30 और 60 डिग्री आपके सामने मिलेगा। अब 45 डिग्री के केस को यहाँ पे समझ लीजिए ताकि बेसिक से आपको क्वेश्चन सोल्व करने का जरूरत नहीं पड़े। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री, चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी हम फिगर बनाएंगे, आगे हम आपको बताएंगे कि फिगर जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा तो तीन आपका कॉमन फिगर है। एक तो यह वाला हो गया, ठीक है, एक यह वाला, और इसके अलावा एक और फिगर अभी हम आपको बना के बताएंगे। तो तीन आपका कॉमन फिगर है, जिसमें से अगर मान लीजिए कि कोई एक एंगल आपका दिया है क्वेश्चन में, तो वह आपका यहाँ वाला ही एंगल देता है, यह वाला एंगल ही आपको दिया है, ठीक है। जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चले और एक एंगल अगर दिया है तो समझ जाइए कि यहाँ वाला एंगल ही आपका दिया है। अब मान लीजिए यह जो एंगल है वो आपका दे दिया 45 डिग्री। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जाइएगा तो आपके सामने या तो 45 डिग्री मिलेगा या फिर 30 और 60 मिलेगा। तो अगर केस 45 का हो तो एक बात बताइए, यह 90 है, यह 45 है, यह दिया है क्वेश्चन में 45 डिग्री, तो यह वाला भी कितना होगा सर, यह वाला भी 45 डिग्री होगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, आपको समझना है, क्योंकि यह 90 है, यह 45 है, तो यह भी 45 ही होगा, तभी तो 45 प्लस 45 90, और यह 90 आपका 180 होगा। हाँ सर सही बात है, तो यह 45, यह 45। अब त्रिभुज का थ्योरम यह कहता है कि किसी त्रिभुज में क्या होता है कि बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, स्वाभाविक सी बात है, छोटे कोण के सामने का भुजा छोटा होता है, और बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। 60 डिग्री के सामने का भुजा जो होगा वह 30 डिग्री और 45 डिग्री के सामने वाली भुजा के लंबाई से बड़ा होगा, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगा वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज में हमने आपसे क्या कहा कि छोटी कोण के सामने का भुजा छोटा, बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा, और बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होगा। तो आप बताइए कि इसमें देखिए यह वाला कोण कितना है 45, और यह भी कितना है 45। तो अगर इस 45 के सामने वाला भुजा देखे, इस कोण के सामने वाला भुजा देखे, तीन भुजा में से अगर ABC से इसको डिनोट कर दे, तो इस 45 के सामने का भुजा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर इस 45 के सामने का भुजा AB है। तो अगर AB हमारा x है, इसका मतलब है कि ये जो 45 है इसके सामने BC भी क्या हो जाएगा, BC भी हमारा x हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 45 डिग्री के केस में लंब और आधार आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। जब आप इसको इस तरीके से करिएगा तो 2x स्क्वायर यानी √2 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, √2 इंटू एक्स हो जाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, हम इस चीज को ऐसे भी कहेंगे कि अगर केस 45 डिग्री का हो तो अगर लंब 1 है तो आधार भी क्या होगा, 1 होगा, और कर्ण क्या हो जाएगा इसका, √2 गुना हो जाएगा। क्लियर, बस इतना ही समझना है। लंब अगर 1 है तो आधार भी 1, कर्ण क्या होगा, √2 गुना। जैसे लंब 5 तो आधार भी 5, कर्ण 5√2 हो जाएगा। अगर लंब 6 है तो आधार भी 6, कर्ण क्या होगा, 6√2 हो जाएगा। अगर आधार 10 है तो लंब भी 10, कर्ण 10√2 हो जाएगा। किसके केस में, 45 डिग्री के केस में। अब दूसरा समझिए, दूसरा और केस क्या हो सकता है, 30 और 60। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ देखिए एक कोण तो फिक्स है 90 डिग्री। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यह वाला एंगल आपका दे दिया 30 डिग्री, यह कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, तो आप बताइए कि अगर यह एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन में दे दिया है, इसका मतलब क्या है
सर इसका मतलब है कि यह जो एंगल है वह 60 डिग्री होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा क्या? नहीं, इस एंगल से हम पकड़ लेंगे। जब भी क्वेश्चन में एंगल दिया जाता है हम यहाँ वाला एंगल ही डालेंगे, ठीक है। तो यह एंगल अगर 30 डिग्री दिया है, इसका मतलब यह कितना है? 60 डिग्री। अब आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री तो सबसे बड़ा होगा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप अगर, ध्यान से समझिएगा, एक है, 30 डिग्री के सामने के भुजा का माप अगर एक है, अगर इसको हम ABC से डिनोट कर दे, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बताइए कौन सा होगा? तो आप बोलिएगा सर 30 डिग्री के सामने का जो भुजा है वह AB ही तो है। इस कोण के सामने का भुजा कौन है? AB ही। तो इसके सामने का भुजा अगर एक है तो 60 के सामने का भुजा हो जाएगा √3 गुना। कितना गुना होता है? √3 गुना। यानी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने का भुजा होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन यहीं से सोल्व करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन आपको यहीं से सोल्व होता है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा। अगर 30 डिग्री के सामने का भुजा 5 है तो यह 5 √3 हो जाएगा, यह 10 है तो यह 10 √3 हो जाएगा, यह 20 है तो यह 20 √3 हो जाएगा। बहुत ईजी सा चीज आपको बता रहे हैं। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना क्या होता है? 60 डिग्री के सामने की भुजा होता है। क्लियर? और 90 का क्या होगा? तो 30 के सामने वाली भुजा का जो भी माप होगा उसका 2 गुना। कभी अगर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालना पड़ जाए, जनरली बहुत कम जरूरत पड़ती है लेकिन पड़ जाए, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का जो भी माप होगा उसका 2 गुना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है। क्लियर हो गया? चलिए, यानी 30, 60 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं का रेशियो देखेंगे तो 1:√3 क्या हो रहा है? 1:2 का हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम आपसे कह दिए कि भाई 30 डिग्री, यहाँ ध्यान से समझिएगा, और 60 डिग्री, यही है ना, 30 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री ले लिए, तो अगर हम आपसे कहे कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप 5 है तो 60 के सामने वाली भुजा का माप बताइए। आप बोलिएगा सर 5√3 है, फटाफट बता दीजिएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। 30 के सामने वाला अगर 8 है तो यह क्या हो जाएगा? यह 8√3 हो जाएगा। क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे कहे कि 30 के सामने वाला अगर 9 है तो यह क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर यह 9√3 हो जाएगा। लेकिन क्या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं? 60 डिग्री के सामने वाला अगर हम आपसे कहे कि 19 है, अब बताइए 30 के सामने, तो भाई 30 डिग्री से 60 में जाने के लिए √3 से गुना किए हैं तो 60 से 30 में आना है, छोटा करना है। बड़ा करने के लिए √3 से गुना किए हैं तो छोटा करने के लिए √3 से भाग कर लीजिए, यानी 19 बाई क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। चेक करिए, 30 डिग्री के सामने वाला में √3 से गुना करिएगा इतना नहीं आ जाएगा, लेकिन 19 बाई √3 में √3 से गुना करिएगा इतना आ जाएगा ना। तो अभी तो वही चीज़ है। तो अगर 30 वाला है √3 से गुना करके 60 लाइए, और 60 वाला पता है √3 से भाग करके 30 वाला लाइए। अगर हम आपसे कहे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कहे कि यह आपका 5 है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप 5 है, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा? 5/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/√3। तो क्लियर हो गया, यह चार्ट आपका क्लियर है। अब आप देखिए 90 के सामने, तो 30 के सामने 5 है तो 90 के सामने वाला 10 होगा, 30 के सामने 8 है तो 90 के सामने वाला 16 होगा, 30 के सामने वाला 9 है तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका? 90 के सामने वाला 18 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। और एक चीज आपको यहाँ पे हम बता दें, ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि 30 डिग्री के सामने का भुजा जो है, सॉरी 60 डिग्री के सामने वाला भुजा 18 है, 30 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा? तो 18/√3 करिएगा आप, ये तो करिएगा ना। 60 के सामने वाली भुजा हम आपको दे दिए और पूछे कि 30 के सामने वाला बताइए, तो √3 से भाग करिएगा। तो क्या हम 18 में √3 से भाग कर सकते हैं? तो आप देखिए कि 18 में अगर हम 3 से भाग कर सकते हैं तो √3 से भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भाग करेंगे? हम 18 को लिख सकते हैं √3 के फॉर्म में, 6 गुने √3 गुने √3। क्या लिखेंगे? 6 गुना √3 गुना √3। एक बार समझ लीजिए, ये 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नीचे में क्या है? नीचे में आपका √3 है, एक √3 से एक √3 कट गया, क्या बचा हमारे पास? 6√3। यानी 18 में हम √3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 6√3 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 15 में √3 से भाग करेंगे तो क्या होगा? सर 15 में √3 से भाग करेंगे तो 15/3 यानी कि 5√3 हो जाएगा। आप बोलोगे सर यह कैसे बता दिए? 15 के लिए 5 गुने √3 लिखेंगे, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 5 ही तो बचेगा, यानी 5√3 हम इसको लिखेंगे। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, यहाँ देखिएगा फिगर, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल मिलाकर के 3 टाइप का फिगर मिलेगा। एक तो सिंगल एंगल वाला, वहाँ पे हम एंगल यहाँ बना देंगे। ठीक है, जब भी सिंगल एंगल का क्वेश्चन हो फटाफट यही फिगर आपका बनेगा।
बोलेगा टावर का ऊंचाई इतना, उसके छाया की लंबाई। तो छाया हमेशा देखिए, टावर हमेशा इस तरीके से और छाया का लंबाई हमेशा ऐसे बनाएंगे, व्यक्ति इस तरीके से, छाया का लंबाई हमेशा नीचे बनेगा। तो सिंगल अगर एंगल दिया है तो फिगर इस तरीके से, अगर दो एंगल दिया है तो फिगर हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, एक एंगल यहाँ पे रहेगा, दूसरा एंगल यहाँ पे रहेगा। जितना दूर जाएंगे छोटा एंगल, जितना नजदीक आएंगे बड़ा एंगल। यानी 30 और 60 दिया है तो यहाँ 30 होगा, यहाँ 60 होगा। 30 और 45 दिया है तो यहाँ 30 होगा, यहाँ 45 होगा। यानी जितना बड़ा एंगल होगा, देखिए जितना इसके करीब आएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते यहाँ आके 90 हो जाता है। जितना दूर जाएंगे एंगल क्या होगा, घटते जाएगा। अब ऐसे तब करना है जब क्वेश्चन में ऐसे रहे कि एक एंगल इतना दूर, इसी बिंदु से एक कोण आपका 30 डिग्री का है, और फिर जो है आगे बढ़ने पर, उसी में आगे बढ़ने पर 60 डिग्री। तो ऐसे वाले में इस एंगल, इस तरह का फिगर हम लोग बनाते हैं। आगे क्वेश्चन करने के दौरान आपको यह चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका होता है आपका, यहाँ पे एक और फिगर हम लोग बनाते हैं। वो फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे मान लीजिए कि यह वाला फिगर, आप ध्यान से इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए यह चीज है। अब इसमें क्या बोला जाएगा, बोला जाएगा कि एक टावर से दूसरे पहाड़ी, दूसरा कोई पहाड़ी बोलेगा, घर बोलेगा, इसके शीर्ष और तल का अवनमन कोण, जैसे यहां से जब देखा तो इसके शीर्ष को देखा और फिर इसके तल को देखा, तो शीर्ष और तल का अवनमन कोण इस तरीके से अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि शीर्ष और तल का अवनमन कोण, तो हम समझ जाएंगे कि फिगर हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। आइए जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन देखिए, एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर बिंदु से उस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई देखिए 45 डिग्री है ना, 15 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो करिए। एक एंगल है तो फिगर हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन में एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री, तो एंगल कहाँ आएगा हमारा, यहीं पे तो आएगा, ठीक है। आगे चलिए, बोला पेड़ के आधार से, यह हो गया आपका पेड़ और यह हो गया इसका आधार यानी नीचे वाला हिस्सा, 15 मीटर की दूरी पर, यह हो गया कितना दूरी, 15 मीटर का दूरी। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। शीर्ष से दूरी से उस पेड़ के शीर्ष का, यानी इस पॉइंट से इस पेड़ के शीर्ष को देखा तो उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की ऊंचाई बताना है। आप बताइए कि यह 45 डिग्री का केस है, यहाँ 90 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 45 ही होगा। और 45 के केस में आधार और लंब बराबर, तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी आपका 15 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए, एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है, जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से यानी कि तल से 27.6 मीटर दूर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मीनार की लंबाई बताइए, 27.6 है तो 27.6 ही हो जाएगा जब केस 45 डिग्री का हो। और सारे नए क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है, जैसे यह टावर हो गया, इसको मीनार भी बोलते हैं, टावर हो गया। चलिए अब क्या बोला है, जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से यानी कि इसके तल से कितना दूर है, 27.6, यानी यह दूरी दिया गया है। मीनार के तल से पाद से यह दूरी है, और यहाँ से कोई इसको देखा है कितने डिग्री के कोण पे, 45 डिग्री के कोण पे देखा है, ठीक है। चलिए अब मीनार की लंबाई बताना है। मीनार की लंबाई यानी कि ऊंचाई बताना है। 45 का केस है, ठीक है, यह भी 45 होगा, तो 45 के केस में आधार और लंब बराबर, तो यह आपका 27.6 है, तो यह भी क्या होगा, 27.6 हो जाएगा। आंसर हमारा इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका लंबाई पूछा होता तो यह कितना हो जाता, 27.6 √2 गुना हो जाता है। अगला देखिए, एक टावर से 30 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति, भाई एक एंगल दिया है तो फटाफट हम, आप चाहे तो फिगर इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एंगल कितना है इसमें, 30 डिग्री। कहाँ डालेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे। यहाँ क्या होता है, एंगल हमारा फिक्स होता है 90 डिग्री, ठीक है। आइए सवाल में पढ़ के भी देख लेते हैं। बोला है कि एक टावर से 30 मीटर दूर, यह हो गया हमारा टावर, और यहाँ से तल से 30 मीटर दूर, कितना दूर, 30 मीटर दूर, यह दूरी 30 मीटर है। किसका किसका, इस बिंदु से इस बिंदु का, ठीक है। खड़ा एक व्यक्ति टावर के, यहाँ पे खड़ा एक व्यक्ति टावर के शीर्ष को देख रहा है। टावर तो यही, इसके शीर्ष को देखा है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बना है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप बताइए टावर का ऊंचाई कितना, तो आप एक बात बताइए, यह 90 यह 30 है, तो यह एंगल कितना होगा, सर यह एंगल 60 होगा। क्या क्वेश्चन में दिया है, नहीं, इससे हमको पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, यह दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होगा, इन दोनों का योग 90 ही होगा। यह 30 है तो यह कितना होगा, 60। अब आप बताइए कि आपके सामने कौन सी भुजा है, 30 के सामने वाला कि 60 के सामने वाला। सर 60 के सामने वाला भुजा है हमारे पास, कितना, 30, यानी बड़ा भुजा है। 30 के सामने वाला निकालना यानी छोटा निकालना है, तो √3 से भाग। तो यह भुजा कब निकलेगा, जब हम 30 में भाग करेंगे कितना से, √3 से। और 30 में √3 से भाग करिएगा, क्या हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा। 30 में √3 से भाग करने का मतलब क्या आएगा, 10 √3 है। 30 के लिए क्या लिखिएगा, 10 गुने √3 गुने √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या होगा,
10√3। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। बोला है कि एक दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, एक एंगल दिया है, फिगर हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पे यह एंगल फिक्स है हमारा कितना, 90 डिग्री। सीढ़ी जब भी क्वेश्चन में बोले तो सीढ़ी आपका इसी तरीके से रखते हैं, तो यह हमारा सीढ़ी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह क्या है हमारा, यह हमारा सीढ़ी हो गया। आगे देखिए, उन्नयन कोण 30 डिग्री, दीवार के सहारे टिकाया गया है, उन्नयन कोण कितना है इसका, 60 डिग्री है। चलिए 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तथा सीढ़ी के पाद से दीवार से 4.5 मीटर की दूरी, यह दीवार है ना, यहाँ पे दीवार होगा और सीढ़ी का यह तल है, दोनों के बीच की दूरी कितना, 4.5 मीटर। दीवार के पाद से सीढ़ी के तल की दूरी 4.5 मीटर है, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई बताइए। तो सीढ़ी की लंबाई बताने मतलब हम क्या करेंगे, इसका लंबाई ज्ञात करेंगे, इसी का लंबाई हमें बताना है ना। सीढ़ी का लंबाई पूछा है, दीवार का पूछता तो हम इसका लंबाई निकालते, सीढ़ी तो हम ऐसे ही रखते हैं, जब भी रखते हैं सीढ़ी का लंबाई मतलब इसका लंबाई निकालना है। अब समझिए, यह 60 है तो यह कितना होगा सर, यह तो 30 होगा। तो आप बताइए कि आपके सामने जो भुजा दे रखा है वो कितना डिग्री के सामने का है। आप बोलोगे सर 30 के सामने वाला। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर 4.5 मीटर है, तो फिर आप बताओ कि 90 डिग्री के सामने का भुजा इसके सामने का भुजा क्या होगा, 2 गुना, यानी 9 मीटर हो जाएगा। तो सीढ़ी का लंबाई हमसे पूछा था, क्या आंसर हो जाएगा, 9 मीटर। अभी जस्ट बताए हैं कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा, और 30 के सामने का 2 गुना 30 के सामने का 2 गुना 90 के सामने का भुजा। तो 30 के सामने का भुजा 4.5, तो 90 के सामने का भुजा क्या होगा, 2 गुना, यानी कि 9 हो जाएगा। आगे देखिए, 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, शीर्ष और तल का अवनमन कोण बोला है। तो देखिए, जब भी शीर्ष और तल का अवनमन कोण बोले तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ फिगर जो हमारा बनेगा, देखिए 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट, तो ये हमारा 60 मीटर ऊंचा पहले एक इमारत बना देते हैं। इमारत यहाँ पे बड़ा है, 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और दूसरा एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट हमारा छोटा है। आप बोलोगे सर यह बात आपको कैसे पता चला, इमारत बड़ा है और लैंप पोस्ट छोटा है। देखिए क्या बोला है, 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, यह हमारा इमारत है तो इमारत का शीर्ष तो यही होगा। अब समझिए आगे देखिए, एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल का अवनमन कोण। अब मान लीजिए कि लैंप पोस्ट हम यहाँ बना देते, तो इमारत के शीर्ष से लैंप पोस्ट के शीर्ष को देखेंगे तो नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। यहाँ क्या बोला है, शीर्ष और तल का अवनमन कोण, यानी कि इमारत के शीर्ष से देखने पर इसके शीर्ष और तल का अवनमन कोण बन रहा है। इसका मतलब कि इमारत से नीचे आपका लैंप पोस्ट होगा। समझ रहे हैं ना इस बात को, फिर से समझिएगा। इमारत के शीर्ष से लैंप पोस्ट के शीर्ष को देखने पर, इमारत के टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप को देखने पर अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि इमारत से नीचे आपका कौन होगा, लैंप पोस्ट होगा। तो यह आपका लैंप पोस्ट हो गया, यह लैंप पोस्ट यहाँ से यहाँ तक। अब इसको आप मिला दीजिए, हमेशा जब भी आपका क्वेश्चन इस तरीके का मिले तो इस दोनों को मिला दीजिए, यह इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इसका माप मालूम होगा तो इसको निकाल सकते हैं, और यह दोनों बराबर हो जाएगा, यह वाला और यह वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, यह हो गया लैंप पोस्ट का शीर्ष, तो इससे इसके शीर्ष का अवनमन कोण और इससे इसके तल का, लैंप पोस्ट के तल का अवनमन कोण, देखिए इसके तल का अवनमन कोण कितना कितना दिया है। तो एक तो दिया है आपका यहाँ पे लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल 30 और 60, शीर्ष और तल यानी शीर्ष में 30 और तल में कितना, तल का अवनमन कोण 60 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब बोला है 60 मीटर ऊंची इमारत, इमारत का ऊंचाई कितना मीटर है, 60 मीटर। यह 60 मीटर कहाँ से कहाँ तक है, पूरी इमारत का आपका यहाँ पे ऊंचाई है, पूरी इमारत का ऊंचाई 60 मीटर। अच्छा एक बात बताइए, पूरी इमारत का यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई है। अगर हम यहाँ तक का ऊंचाई निकाल ले, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई निकाल ले, यह ऊंचाई निकाल ले, तो यह पूरा 60 है, इसमें से इसको हटा लेंगे तो इसका ऊंचाई निकल जाएगा। अगर हम इसका ऊंचाई निकाल ले तो पूरा 60 मीटर है, पूरा इमारत 60 मीटर है, अगर इसका ऊंचाई निकाल ले तो इसको हटा लेंगे तो इसका ऊंचाई निकलेगा, और इसका जो ऊंचाई होगा वही क्या होगा, लैंप पोस्ट का ऊंचाई होगा। रिपीट कर रहे, समझिएगा, 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, यह 60 मीटर ऊंचा इमारत हो गया, इसके शीर्ष से क्या बोला, एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल, तो यह आपका लैंप पोस्ट जो होगा वो छोटा होगा, इसके शीर्ष का और इसके तल का, एक बार इसके शीर्ष के साथ कोण बनाया 30 डिग्री, एक बार इसके तल के साथ कोण बनाया तो दिया है 60 डिग्री। लैंप पोस्ट की ऊंचाई, इसका ऊंचाई हमें बताना है।
एक बात बताइए, थ्योरम हमारा वही चलेगा। सबसे पहली बात, आप देखिए अलग अलग ट्रायंगल को देखिएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और इसको हम डी ई बोल देते हैं, ठीक है। यह हो गया हमारा डी ई। तो आप केवल देखिए ट्रायंगल ए बी सी को ध्यान से समझिएगा। दो अलग अलग ट्रायंगल बना है, आपको किसको देखना है? ट्रायंगल ए बी सी। बीच में कुछ नहीं दिखना चाहिए, बीच में जो है आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ये सब जो है ये सब नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ क्या दिखना चाहिए? ए बी सी। तो ए बी सी को देखिए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें यह 60 डिग्री है, तो यह वाला कितना होगा? यह वाला आपका 30 डिग्री होगा। फिर से समझिए बात को, हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की, तो यह तो आपका फिक्स है, यह एंगल तो कॉमन है दोनों में। तो ए बी सी यह 90 है, यह 60 है, तो जब यह 60 दिया तो यह 30 होगा। तो आप बताइए कि इस बार त्रिभुज एबीसी में आपके पास 60 डिग्री के सामने का भुजा है क्या? सर 60 के सामने का भुजा यही तो है ए बी। 60 डिग्री के सामने का भुजा केवल डी बी है क्या? नहीं, 60 डिग्री के सामने का भुजा पूरा ए बी है। तो 60 डिग्री के सामने का भुजा पता है, 30 के सामने का भुजा कैसे निकालेंगे? इसमें √3 से भाग, तो 60 में √3 से भाग करेंगे तो 20√3 आ जाएगा। 20√3 किसका मान निकला? 20√3 मान निकला 30 डिग्री के सामने। इसके सामने का भुजा देख लीजिए कौन है? यही है। तो अगर यह 20√3 है तो यह भी क्या होगा? सर यह भी 20√3 होगा, तो यह भी हो गया हमारा 20√3। यह सब कैलकुलेशन मन ही मन करना है, ठीक है। अब चलिए, अब इस ट्रायंगल में चलिए, इस वाले ट्रायंगल में, यह वाला जो ट्रायंगल है उसको गौर से देखिएगा। एक एंगल तो यहाँ पे फिक्स है 90, यह 30 है, तो यह पूरा कितना होगा? यह पूरा 60 होगा। इस त्रिभुज को देखिए ना, त्रिभुज ए डी ई को 90 है, यह 30 है, तो यह पूरा 60 होगा ना। यह आधा 30 था ना, यह अब तो त्रिभुज ए डी ई का तो एक एंगल यह पूरा होगा ना, ठीक है। इस वाले को मत देखिए, तो यह 30 है तो यह क्या होगा? 60। अब आपके पास देखिए 60 के सामने का भुजा है 20√3, तो 30 डिग्री के सामने यानी इसके सामने का जो भुजा होगा 20√3, यह 20√3 है। 60 के सामने, 30 के सामने √3 से भागा यानी कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो 20 मीटर ए से डी तक का लंबाई। तो अगर ए से डी तक 20 है, यह पूरा 60 था, तो यह कितना हो जाएगा? 40 मीटर। यह 40 मीटर है तो यह भी क्या होगा? 40 मीटर। लैंप पोस्ट का लंबाई पूछा था, हमारा आंसर 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बस समझना था, आगे बढ़िए। जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक एंगल दिया है तो फिगर तो हम ऐसे ही बनाएंगे, चलिए बना लीजिए। यहाँ पे फिगर हमारा बन के तैयार हो गया। पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री दिया है, यहीं पे डालेंगे हम। आगे चलिए, यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है, पहाड़ी का ऊंचाई 171 मीटर दिया है, कितना है? 171 मीटर। तो यही तो पहाड़ी का ऊंचाई होगा ना। पहाड़ी का जो ऊंचाई होगा आपका, यही तो पहाड़ी है, ऊंचाई तो हमेशा यहीं पे डालेंगे, 171 मीटर है। बताना क्या है? तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी के चोटी तक की दूरी, दिए गए बिंदु से यानी इस बिंदु से पहाड़ी के चोटी तक की दूरी, यानी इसका मान ज्ञात करना है। इस बिंदु से इसका मान हमें ज्ञात करना है। फिर से समझिएगा सवाल क्या है। जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण, तो जमीन पर एक बिंदु जो है यह पहाड़ी हो गया, जिसका ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखा है। जमीन पर यह कोई बिंदु है जहां से 60 डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री का कोण बना है तो इससे दूर ही होगा, क्योंकि बिल्कुल समीप में तो बनेगा नहीं, बिल्कुल समीप में तो 90 डिग्री होगा। जितना कोण बड़ा होगा आगे बढ़ता जाएगा। तो हम मान लिए इस बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना है, तो इसी बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष की दूरी, यानी हम लोगों से इस बार क्या पूछा है? कर्ण। यह फिक्स है हमारा, ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री। यह 60 है तो यह क्या होगा? यह आपका 30 डिग्री होगा। तो आप एक बात बताओ कि 60 के सामने 171 मीटर है, तो 30 के सामने क्या हो जाएगा? 171/√3 होगा। और 171/√3 कहने का मतलब कि 171 में √3 से भाग, तो 3 से यह कट रहा होगा, देख लीजिए, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, क्या हो जाएगा? 57√3। क्योंकि इसके लिए हम लिखेंगे 57 गुना √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, कितना होगा? 57√3। तो जब 30 डिग्री के सामने का भुजा यह 57√3 है, तो 90 के सामने का भुजा इसका 2 गुना, 57 का 2 गुना 114√3। आपका यहाँ पे आंसर यही हो, क्या आंसर होगा? 114√3। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। बोला है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसके छाया में अनुपात है 2:√12 का। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। जब भी कोण बताना होगा ना, समझ ही लेते हैं इसको पूरा। इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रायंगल बना दिए। अब बोला है कि छड़ की लंबाई उसके छाया
एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात। देखिए छड़ का लंबाई हो गया और यही इसके छाया का लंबाई। हमेशा देखिए वस्तु ऐसे रखेंगे, छाया हमेशा नीचे बनता है। अब देखिएगा आपका छाया कहाँ बनता है, आपके पैर के पास हटा करके नीचे जमीन पे। तो क्या अनुपात है, 2:√12, तो यह 2 हो जाएगा। और √12 का मतलब होता है 2√3, तो यह 2√3 हो गया। और √12 का मतलब क्या होगा, √12 के लिए हम लिखेंगे ना 4 × 3, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, √3 आपका 3 रूट के भीतर रह जाएगा। यह हो गया। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसके छाया में 2:2 है, सूर्य का उन्नयन कोण। अब हम क्या करेंगे, देखिए दो भुजा है, लंब और आधार। यह एंगल हमें बताना है। जब भी एंगल पूछे समझ जाइए यहाँ एंगल बताना है, और एंगल दे तो यह वाला एंगल दिया है। तो यह एंगल कैसे निकालेंगे, तो हम लगा देते हैं tan थीटा। इन दोनों में संबंध किससे निकाल सकते हैं, tan थीटा से cot थीटा से, क्योंकि लंब और आधार है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 2, आधार कितना है 2√3, है ना। अब 2 से 2 गया, क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में √3। तो 1/√3 जो है tan कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, तो आंसर हो गया हमारा कितना 30 डिग्री। तो जब भी आगे से लंब बट्टा आधार करने पर 1/√3 आ जाए तो समझ जाइए 30 डिग्री। अगर √3 आ जाए तो समझ जाइए 60 डिग्री। लंब बट्टा आधार करने पर अगर हमारा मान जो है वह आपका कितना आ जाए 1/√3, तो समझ जाएंगे कि एंगल हमारा कितना होगा, एंगल हमारा होगा 30 डिग्री। और अगर √3 आ जाए तो एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। आगे चलिए, यहाँ बोला है 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक टावर जमीन पर इतना मीटर लंबा छाया बनाता है, तो टावर की ऊंचाई। दरअसल यह क्वेश्चन आपका एक एक नियम का है, ध्यान से समझिएगा। बोला है 14 मीटर लंबी छड़ का जमीन पर 5 मीटर छाया बनता है। एक एक नियम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 14 मीटर लंबी वस्तु का छाया कितना मीटर बनता है 5 मीटर। यहाँ लिखिए वस्तु का लंबाई, यह हो गया उसके छाया का लंबाई, यानी वस्तु और छाया के लंबाई का यहाँ पे अनुपात। तो अभी जिस अनुपात में वस्तु और छाया है, आगे भी इसी अनुपात में वस्तु छाया होगा। तो आगे बोला है उसी समय सेम टाइम में, तो रेशियो आपका सेम ही होगा। उसी समय एक टावर जमीन पर इतना मीटर लंबा छाया बनाता है, तो छाया का लंबाई इस बार दे दिया 44.5 मीटर। कितना दिया 44.5 मीटर, ठीक है। तो बोला टावर की ऊंचाई क्या होगी, हम इसको x मान लिए। भाई हम रिपीट करें अपनी बात को, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी समय, ठीक है, किसी समय m के छाया का लंबाई वस्तु का दोगुना बन रहा है, तो जो भी वस्तु हम लेंगे उस समय उसका छाया का लंबाई उसका दोगुना हो जाएगा। इस पोजीशन पर हम जिस वस्तु को रखेंगे उसके छाया का लंबाई क्या होगा, इसका दोगुना हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि यहाँ जो रेशियो होगा छाया का, आगे भी छाया का वही रेशियो होगा। तो हम देखिए क्या लिखिए, वस्तु बट्टा छाया बराबर वस्तु बट्टा छाया। अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है समझिए, कन्फ्यूजन यह होता है कि हम ऊपर में क्या लिखे हैं, अगर वस्तु लिखे हैं तो इधर भी ऊपर में वस्तु ही रहना चाहिए, और अगर इधर हम नीचे में छाया लिखे हैं तो इधर भी नीचे में छाया ही रहना चाहिए। फिर से समझिए, हम क्या लिखिए वस्तु की लंबाई बट्टा छाया की लंबाई, तो इधर भी क्या लिखेंगे वस्तु की लंबाई बट्टा छाया की लंबाई। तो बोला है 14 मीटर लंबी एक छड़, छड़ का लंबाई है, जमीन पर 5 मीटर छाया, या इसके छाया का लंबाई। आगे चलिए, अब बोला है एक टावर जमीन पर इतना मीटर लंबा छाया बनाता है, या छाया की लंबाई है, तो कहाँ रहेगा इसका छाया, नीचे। वस्तु की लंबाई पूछा है उसको हम x मान लिए, वह ऊपर रहेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि दोनों में ऊपर में या तो वस्तु का लंबाई होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, या फिर छाया होना चाहिए। ऊपर में सेम चीज रहना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर में वस्तु तो यहाँ भी ऊपर में वस्तु। काटिए, नीचे से नीचे वाला कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, इतना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x का मान क्या हो जाएगा, जब 89 में 14 से गुना करेंगे तो 14 नमा कितना होगा 126, के लिए लिखेंगे 6, और हासिल हमारे पास 12 है, 14 × 8 = 112, और 12 कितना 124, 124 कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, बोला है 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, या जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक सिंगल एंगल का दिया है, तो फिगर हमारा तो ऐसे ही बनेगा। चलिए फटाफट से बना दिए। एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो यहीं पे एंगल बना दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी का लंबाई दिया है, यानी सीढ़ी तो यही होगा 10.6 मीटर। सीढ़ी हमेशा ऐसे ही रखते हैं, तो यह हो गया सीढ़ी। आगे चलिए, 10.6 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, या जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा।
दीवार पर सीढ़ी, यही इसी ऊंचाई तक पहुंचा है ना, तो इसी का माप इस बार दीवार का माप हमें बताना है। आप एक चीज बताइए, ध्यान से समझिएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा पता है, 30 के सामने वाला भुजा निकालना है, क्या आधा नहीं होगा? हो जाएगा। तो 10.6 का आधा क्या होगा? 5.3 मीटर। तो 5.3 मीटर ही हमारा आंसर। 30 के सामने जो भी होता है उसका दोगुना 90 के सामने, तो इस बार 90 के सामने दे रखा है कि 90 के सामने इतना है, तो 30 के सामने इसका आधा हो जाएगा। बस 5.3 मीटर, विकल्प ए आंसर हो गया। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ कोण बनाती है इस प्रकार की tan थीटा 15/8 यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर। जैसे यहाँ देख लीजिए, यह आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार से एंगल ना देकर के बोला है tan थीटा बराबर 15/8, ठीक है। और यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर, यह जो ऊंचाई है वो आपका क्या दिया है? 30 मीटर दिया है। सीढ़ी का शीर्ष यही होगा, यहाँ पे आपका यही दीवार होगा। आगे चलिए, हमें दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, दीवार से, यह आपका दीवार हो गया, यहाँ से सीढ़ी के पाद की दूरी, यही दूरी हमें बताना है। चलिए आइए इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे जो है आपका बोला है tan थीटा बराबर 15/8। तो आप बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है? सर tan थीटा बराबर, थीटा तो हमेशा यही रहेगा, तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब हमारा कितना है? 30 मीटर, और आधार कितना है? इसको हम x मान लिए, x मान लिए। tan थीटा का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 15/8। तो यहाँ 15 डालिए, यहाँ पे आपको 8 डालना है, इज इक्वल टू 30/x है। अपने जगह पे इसको रहने दीजिए, ऊपर से ऊपर कटेगा, 15 दूना 30, एक्स का मान निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। या कितना हो गया? 16। यही चीज़ हमें यहाँ पे बताना था। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 16। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। उस बिंदु से 250 √3 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से टावर के पाद की दूरी 250 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है? उस बिंदु से एक 250 मीटर, टावर का ऊंचाई देख लीजिए कितना दिया है। टावर का ऊंचाई आपका दिया है 250 √3, यही दिया है ना। चलिए ठीक है, यह टावर का ऊंचाई हो गया। उन्नयन कोण यह ज्ञात करना है। जब भी कोण निकालने के लिए बोले समझ जाइए यही वाला कोण। जिस बिंदु से इसके टावर, जिस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी, यानी इस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी कितना है? 250 मीटर। आप बताइए क्या एंगल नहीं निकाल सकते हैं? लंब बटा आधार करिएगा, √3 नहीं आएगा? आएगा। तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अगला सवाल देखिए। समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो मीनार के आधार से बिंदु P तक की दूरी देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यह हो गया आपका बिंदु P, ठीक है। यह क्या है आपका? यह वाला आपका बिंदु P, यहाँ से यहाँ ले लिए, क्योंकि बोला है कि बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के शीर्ष को देखा है उन्नयन कोण 30 डिग्री, क्या आपका फिक्स रहता है 50 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यह कितना है आपका? 50 मीटर है, तो मीनार के आधार से, मीनार का आधार यही होगा, इससे बिंदु P की दूरी बताइए। 30 के सामने वाला 50 है, 60 के सामने वाला 50 √3, विकल्प ए आंसर हो गया। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है कि 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर लगे हैं। एक 12 मीटर का है, एक 20 मीटर का है। चलिए, यह समतल जमीन हो गया, यह खंभा हमारा 12 मीटर का हो गया, और दूसरा जो खंभा है वो आपका 20 मीटर का, ठीक है। दूसरा खंभा यहाँ पे कितने मीटर का है? यह हमारा 20 मीटर, ठीक है। यह कितने मीटर का है? यह आपका 20 मीटर का। अच्छा 20 मीटर का है, तो अगर इसके पैरेलल हम लाइन एक खींच देते हैं तो यह भी हमारा क्या होगा? 12। और जो बचा हुआ है आपका वह कितना हो जाएगा? यह आपका 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि दोनों खंभा देखिए, एक 12 मीटर का है और एक 20 मीटर का है, तो यह खंभा 12 मीटर का, यह खंभा 20 मीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक 12 हम ले लिए, इधर क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। अब बोला है कि खंभों के निचले हिस्से के बीच की दूरी 15 मीटर। खंभा का निचला हिस्सा यही है, इसके बीच का दूरी 15 मीटर, तो यहाँ भी यह भी क्या हो जाएगा? 15 मीटर होगा। तो बोला है इसके शीर्षों, एक खंभा यहाँ पे, एक खंभा यहाँ, इसके शीर्ष शीर्ष के बीच की दूरी, यानी यह दूरी हमें बताना है। क्या यह दूरी निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, यह 8 है, यह 15 है, तो यह क्या हो जाएगा? 17। यह कैसे होगा? यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। हमसे क्या पूछा है? कर्ण पूछा है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 64 जोड़ेंगे 269,
वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। हमें इतना नहीं करना है, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट हमें ध्यान रखना है। ट्रिपलेट अगर ध्यान रखिएगा तो आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। यह 8 है, यह 15 है, तो इसके शीर्षों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 17, विकल्प डी आंसर। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर की दूरी पर है। मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक एंगल दिया है, फटाफट से हम क्या करेंगे, इस टाइप का फिगर बना लेंगे। अब यहाँ पे सवाल जो दिया है देखिए, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री। यही तो है बिंदु जहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब बोला है वह बिंदु मीनार के पाद से, यह जो बिंदु है वह मीनार के पाद से यानी कि तल से, यही तो मीनार है, मीनार यानी कि टावर, टावर के तल से यह दूरी कितना है 48 मीटर है। ठीक है, हमें क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ देखिए यही चीज़ तो बताना है, मीनार की ऊंचाई। तो हमारे पास क्या है, यह 30 है तो यह 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री के सामने का साइड है 48, तो 30 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा 48 बट्टा √3 यानी 16√3, विकल्प डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के अंदर पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ लोग देख लिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले। क्यों।